बूढ़ी दादी मैडम लियू हुईकिन को बेड पर बेहोश पड़ा देखा। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत दादी की पुरानी नौकरानी वंग माँ से पूछा, मेरी दादी को क्या हुआ, उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। वंग माँ कुछ पल चुप रही। वह पिछले 50 सालों से लियू फैमिली की सेवा कर रही थी। बचपन से ही मैडम लियू हुईकिन के साथ रही थी और लियू रुयान को भी उसी ने बड़ा होते देखा था। उसे आज भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी मिस ऐसा काम कर सकती है, लेकिन सच उसके सामने था। अपनी एंगेजमेंट छोड़कर अपने असिस्टेंट से मिलने हॉस्पिटल आना, वह भी वेडिंग ड्रेस पहनकर। वांग माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस, मैडम गुस्से और सदमे से बेहोश हो गई थी। अब खतरे की बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तभी बेड पर पड़ी मैडम लियू हुईकिन ने बाहर की आवाज सुन ली और धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गईं। वंग माँ तुरंत उन्हें सहारा देकर बैठाने लगी। लियू रुयान भी भागकर उनकी मदद करने पहुंची और बोली, दादी अब कैसी हैं आप, चेनमो कहाँ है, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वो आपके साथ भी नहीं आया, उसने आपकी देखभाल नहीं की, उसने अब भी अपनी एंगेजमेंट छोड़कर भागने की बात का जिक्र तक नहीं किया। उसे अब भी लगता था कि सारी गलती मेरी है। लेकिन मैडम लियू हुईकिन ने उसका हाथ छटक दिया और गुस्से से बोली, मुझसे दूर रहो, मेरी कोई ऐसी पोती नहीं है। अब जाकर लियू रुयान समझ गई कि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। फिर भी उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। उसने बिल्कुल बेपरवाही से कहा, दादी आपको आखिर हुआ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, बात तो सिर्फ एंगेजमेंट की है, बाद में दोबारा सेरेमनी कर लेंगे। मैं अभी चेनमो को फोन करके बुलाती हूँ, वो आकर आपसे माफी मांग लेगा। इतना कहकर लियू रुयान ने अपना मोबाइल ऑन किया और मुझे कॉल करने ही वाली थी कि मैडम लियू हुईकिन ने तुरंत उसे रोक दिया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि लियू रुयान को अभी तक बाहर क्या क्या हो चुका है इसकी कोई खबर नहीं है। उसे यह भी नहीं पता था कि मैं एंगेजमेंट तोड़ने का ऐलान कर चुका हूँ। अगर वह इसी रवैये से मुझे फोन करती तो मामला और बिगड़ जाता और मेरे मन में बची हुई आखिरी नरमी भी खत्म हो जाती। मैडम लियू हुईकिन ने गंभीर आवाज में कहा, पहले फोन मत करो, मेरी पूरी बात सुनो। इस बार लियू रुयान ने दादी की बात नहीं टाली। उसने चुपचाप मोबाइल वापस रख दिया और बोली, दादी आप कहिए। मैडम लियू हुईकिन बेड के सहारे बैठ गईं। फिर उन्होंने वांग माँ से कहा कि बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दो। वांग माँ के बाहर जाते ही वार्ड में सिर्फ दादी और पोती रह गईं। अगले ही पल मैडम लियू हुईकिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में डांटे हुए कहा, क्या तुम्हें जरा भी समझ है कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए अब तुम्हें रोक नहीं सकती? तुमने ऐसा काम किया है जिससे पूरे लियू फैमिली का सिर शर्म से झुक गया, हमारी कई पीढ़ियों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादी की डांट सुनकर लियू रुयान का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दादी इतनी नाराज क्यों है। वह रोते हुए बोली, दादी मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे इस तरह क्यों डांट रही हैं? मैंने फैमिली की इज्जत कैसे खराब कर दी? मैडम लियू हुईकिन और भी गुस्से में बोली, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मुझे बताओ, बगल वाले वार्ड में कौन पड़ा है, उसकी क्या हैसियत है, कौन सा अधिकार है उसके पास कि वह हॉस्पिटल के सबसे महंगे वीआईपी वार्ड में भर्ती हो? जितना बोलती जा रही थी उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। फिर भी वह अपनी पोती की इज्जत का ध्यान रख रही थी। अगर कोई और होता तो शायद वह और भी ज्यादा अपमानजनक बातें कहती। उनकी नजर में भले ही मेरी और लियू रुयान की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन एंगेजमेंट हो चुकी थी। इसलिए उनका मानना था कि लियू रुयान का यह व्यवहार एक शादीशुदा औरत की बेवफाई से कम नहीं था। उनके जमाने में ऐसी औरतों को समाज कभी माफ नहीं करता था। दादी की बातें सुनकर लियू रुयान पूरी तरह सन्न रह गई। उसने आज तक अपने फैमिली को ये फैन के बारे में कभी सच नहीं बताया था। मेरे अलावा सभी लोग सिर्फ इतना जानते थे कि ये फैन उसका असिस्टेंट है। उसी पल उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। उसने जल्दी से पूछा, दादी आपको कैसे पता चला कि ये फैन यहाँ है? क्या चेनमो ने आपको बताया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे पहले ही समझा दिया था कि मेरा और ये फैन का वैसा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। चेनमो कितना छोटी सोच वाला इंसान है। ये सुनकर मैडम लियू हुईकिन गुस्से में हंस पड़ी। उन्होंने कहा, कैसा असिस्टेंट? ऐसा कौन सा असिस्टेंट होता है जिसके लिए कंपनी की सीईओ अपनी एंगेजमेंट छोड़कर भाग जाए? किस कंपनी में बॉस अपने असिस्टेंट के हॉस्पिटल बेड के पास घंटों बैठकर उसकी सेवा करता है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग इतने बेवकूफ हैं? तुम दोनों का रिश्ता बॉस और असिस्टेंट का है, ये बात कौन मानेगा? दादी के सवालों के सामने लियू रुयान पूरी तरह चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने और ये फैन के रिश्ते को कैसे समझाए। उसके दिल में ये फैन के लिए प्यार नहीं बल्कि फैमिली जैसा अपनापन था, जैसे खून का रिश्ता न होते हुए भी कोई अपना हो। लेकिन अगर वह यह बात कहती भी तो क्या दादी उस पर भरोसा करती? उसे लगा कि अब सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं आकर दादी को समझा दूं तो शायद सब ठीक हो जाए। यही सोचकर उसने फिर से मेरा नंबर डायल किया। इस बार मैडम लियू हुईकिन ने उसे नहीं रोका। उन्होंने सिर्फ शांत स्वर में कहा, बेकार कोशिश मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि चेनमो अब तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। लियू रुयान को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत मुझे कॉल किया, लेकिन सच में मैंने फोन नहीं उठाया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह जब भी मुझे कॉल करती थी मैं 3 रिंग के अंदर फोन उठा लेता था, लेकिन आज उसने लगातार 3 बार कॉल किया और हर बार कोई जवाब नहीं मिला। मैडम लियू हुईकिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूँ। फिर उन्होंने उसके हॉस्पिटल जाने के बाद एंगेजमेंट हॉल में जो कुछ भी हुआ था वह एक एक बात विस्तार से सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि मैंने उसे फोन किया, उससे मेरे और ये फैन में से किसी एक को चुनने के लिए कहा और आखिर में मैंने सबके सामने एंगेजमेंट खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि दादी ने मेरे पास मौजूद लियू रुयान और ये फैन के होटल रूम वाली फोटोज का जिक्र नहीं किया, लेकिन सिर्फ एंगेजमेंट टूटने की बात सुनकर ही लियू रुयान के पैरों तले जमीन
खिसक गई। वह अविश्वास से बोली, ये कैसे हो सकता है? चेनमो मुझसे इतना प्यार करता है, वो हमारी एंगेजमेंट कैसे तोड़ सकता है? नहीं, मुझे अभी उसके पास जाना होगा, मैं उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। इतना कहकर वह बाहर भागने लगी, लेकिन मैडम लियू हुईकीन ने उसे रोक लिया और बोली, वापस आओ, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? अपनी पोती को देखकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने उसकी परवरिश में बहुत बड़ी गलती की है। इस पूरे मामले में गलती सिर्फ लियू रुयान की थी। मैंने तो बस इस बार उसकी हरकतें सहना बंद कर दिया था। मैडम लियू हुईकीन ने गंभीर स्वर में पूछा, मुझे सच सच बताओ, बगल वाले वार्ड में पड़ा वो लड़का तुम्हारे लिए आखिर है कौन? और तुम दोनों का रिश्ता आखिर किस हद तक पहुंच चुका है? ये सवाल सुनकर लियू रुयान कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा और ये फैन का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, हम सिर्फ कॉलीग्स हैं या फिर अच्छे फ्रेंड्स। चेनमो ने जो कहा वह सब झूठ है। मैंने फोन पर मैं ये फैन को चुनती हूँ इसीलिए कहा था क्योंकि मैं हॉस्पिटल आ रही थी। उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने चेनमो और ये फैन में से ये फैन को चुना। अब सोचती हूँ तो मानती हूँ कि वह जवाब गलत था। चेनमो ने चालाकी से मेरे लिए जाल बिछाया था और मैं खुद उसमें फंस गई। लेकिन मैडम लियू हुईकीन उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें साफ समझ आ गया था कि लियू रुयान अब भी सच छिपा रही है। उन्होंने गुस्से से कहा, अब भी झूठ बोल रही हो? तुम्हारी ये सफाई तो मुझे भी नहीं माननी। बाहर बैठे इतने बड़े बड़े लोग कैसे मानेंगे? आज एंगेजमेंट में जो लोग आए थे उनमें हमारे बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स भी थे। अगर सबको यकीन हो गया कि तुमने अफेयर किया है तो सोचो लियू फैमिली को कितना नुकसान होगा। लियू रुयान हैरान होकर बोली, अफेयर? किसने कहा कि मेरा अफेयर है? मैडम लियू हुईकीन ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकाला और उसे वह फोटोज दिखा दी जिनमें वह और ये फैन साथ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही लियू रुयान ने फोटोज देखी उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह घबरा कर बोली, ये फोटोज आपको कहाँ से मिली? इन्हें किसने खींचा? मैडम लियू हुईकीन ने ठंडे स्वर में कहा, यह मत पूछो कि फोटोज कहाँ से आई। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि चाहे तुम दोनों के बीच कुछ हुआ हो या नहीं, लेकिन वो ये फैन अब नहीं बचेगा। अगर चैन फैमिली कुछ नहीं करेगी तो लियू फैमिली खुद उससे निपटेगी। वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग है। ये सुनते ही लियू रुयान घबरा गई। उसने तुरंत कहा, नहीं, आप उसे हाथ भी नहीं लगाएंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मार दीजिए। अपनी पोती के मुंह से यह सुनकर मैडम लियू हुईकीन का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वह गुस्से से कांपने लगी और कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई। लेकिन लियू रुयान को उनकी हालत की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ उन फोटोज का सवाल घूम रहा था। उसने जल्दी से समझाना शुरू किया, मुझे याद आ गया, ये पिछले हफ्ते की बिजनेस ट्रिप की फोटोज हैं। उस रात ये फैन सिर्फ ऑफिस वर्क के सिलसिले में मेरे रूम में आया था। हम कंपनी के काम पर बात कर रहे थे। बाद में उसने गलती से कॉफी मेरे कपड़ों पर गिरा दी, इसलिए मुझे नाइट रोब पहननी पड़ी। बस इतनी सी बात ही। मैडम लियू हुईकीन उसकी बात आधी मान रही थी और आधी नहीं। फोटोज में रूम के अंदर क्या हुआ यह तो नहीं दिख रहा था, लेकिन आधी रात को एक जवान लड़का और लड़की एक ही रूम में थे और बाद में लियू रुयान नाइट रोब पहनकर उसे बाहर छोड़ने आई थी। यह नजारा किसी भी एंगल से साफ नहीं लगा था। उसकी सफाई किसी को भी भरोसेमंद नहीं लग रही थी। जब लियू रुयान ने देखा कि दादी अब भी उस पर विश्वास नहीं कर रही तो उसने अचानक कहा, अगर आपको अब भी भरोसा नहीं है तो हम हॉस्पिटल में ही हैं। अभी किसी लेडी डॉक्टर या गायनिकोलॉजिस्ट को बुला लीजिए। मैं अभी चेकअप करवाने को तैयार हूँ। उन्हें खुद देख लेने दीजिए कि मैं अब भी वर्जिन हूँ। अपनी पोती की इतनी दृढ़ बात सुनकर मैडम लियू हुईकीन का थोड़ा विश्वास लौटा, लेकिन उनकी उलझन और बढ़ गई। अगर दोनों के बीच मर्द औरत वाला रिश्ता नहीं था तो फिर लियू रुयान ये फैन की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने तक क्यों तैयार थी? आखिरकार लियू रुयान समझ गई कि अब वह सच ज्यादा देर नहीं छिपा सकती। उसने कहना शुरू किया, 1 साल पहले ये फैन लियू ग्रुप में जॉब करने आया था। मुझे वह अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। धीरे धीरे मुझे लगा कि वह बाकी सबसे अलग है। जहाँ दूसरे लड़के मेरा पीछा करते थे और चेनमो हर समय मेरा ख्याल रखता था, वहीं ये फैन बिल्कुल अलग था। हमारी फैमिली में कई पीढ़ियों से कोई बेटा नहीं हुआ। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मेरा एक छोटा भाई हो। ये फैन के आने के बाद मुझे लगा जैसे मेरी वह कमी पूरी हो गई। पिछले 1 साल में मैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई और उसकी कई जिदें भी मानने लगी। ये सुनते ही मैडम लियू हुईकीन का मन किया कि अभी अपनी पोती को जोरदार थप्पड़ मार दें। उन्होंने गुस्से से कहा, ये कैसा भाई होता है जिसका खून का रिश्ता ही नहीं, उसके साथ इतनी नजदीकी? बाहर कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। सिर्फ चेनमो जैसा प्यार में अंधा लड़का ही तुम पर भरोसा करता था, लेकिन अब वह भी जा चुका है। अब समझ में आया कि उसने इतनी शांति से एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। उसने तुम्हारी हर गलती को बार बार सहा, हर बार तुम पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ और ज्यादा दर्द मिला। इसलिए आखिर में उसने सबके सामने रिश्ता खत्म कर दिया। मैडम लियू हुईकीन अपना सीना पीटते हुए रोने लगी और बोली, पता नहीं हमारे पुरखों ने कौन सा पाप किया था जो हमारे घर में तुम्हारी जैसी पोती पैदा हुई। दादी की बातें सुनकर लियू रुयान भी रोने लगी। तभी बाहर से तेज नॉक हुई। चिन्हाय बाहर से बोला, माँ मुझे तुरंत आपसे जरूरी बात करनी है। अंदर आते ही वह टैबलेट लेकर जल्दी जल्दी मैडम लियू हुईकीन के पास पहुंचा और बोला, माँ रुयान का मामला इंटरनेट पर पूरी तरह फैल चुका है। पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ जा रहा है, अब क्या करें? मैडम लियू हुईकीन को उसकी यह घबराहट बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने डांटे हुए कहा, इतनी सी बात में घबरा गए? जरा भी फैसला लेने की क्षमता नहीं है। तुमसे अच्छा तो चेनमो है जो इतनी कम उम्र में भी तुमसे कहीं ज्यादा समझदार निकला। डांट खाने के बाद चिन्हाय और भी दब गया। दूसरी तरफ लियू रुयान भी अपने पिता को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। वह दिल से कभी अपने पिता को पसंद नहीं करती थी। अगर लियू फैमिली में बेटा होता तो उसकी माँ कभी ऐसे आदमी को घर जमाई बनाकर नहीं लाती। मुसीबत आने पर वह किसी औरत से भी कम हिम्मत दिखाता था। ऊपर से वह लियू फैमिली को एक बेटा भी नहीं दे सका। माँ की मौत के बाद फैमिली वाले उसे और भी ज्यादा नीची नजरों से देखने लगे थे। चिन्हाय अब इन सब का आदी हो चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस टैबलेट आगे बढ़ाते हुए बोला, माँ पहले ये देख लीजिए
लीजिए। लियू रोयान और मैडम लियू हुईकिन ने टैबलेट लेकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद लियू रोयान का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा, जबकि मैडम लियू हुईकिन को इतना बड़ा सदमा लगा कि वह दूसरी बार फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। इंटरनेट पर मामला अब पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। लोगों की राय दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे और सच्चाई सामने आती गई, ज्यादातर लोग मेरे पक्ष में खड़े हो गए। कई लोगों ने इंटरनेट पर लिखना शुरू कर दिया कि मैंने सालों तक लियू रोयान के लिए क्या क्या किया था। किसी ने तो चेन फैमिली द्वारा लियू फैमिली को दिए गए एंगेजमेंट गिफ्ट्स और पैसों की पूरी लिस्ट तक पब्लिक कर दी। ये सब देखकर नेटाइजन्स भड़क उठे। अब लियू रोयान चाहे लाख सफाई दे कि उसका और ये फैन का रिश्ता भाई बहन जैसा है, कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। पूरा इंटरनेट उसकी आलोचना कर रहा था और साथ ही लियू फैमिली भी लोगों के निशाने पर आ गई थी। कुछ लोगों ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया कि अब से लियू फैमिली का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। कई लोग लिख रहे थे कि अगले दिन मार्केट खुलते ही वे लियू फैमिली के शेयर्स बेच देंगे। साफ था कि अगला दिन लियू फैमिली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला था। अगर यह संकट नहीं संभला तो इतने सालों में जो कुछ उन्होंने चेन फैमिली के सहारे हासिल किया था वह सब पल भर में खत्म हो जाएगा। लियू फैमिली के शेयर्स तेजी से गिरेंगे और उनका बिजनेस बुरी तरह डूब जाएगा। ये देखकर लियू रोयान घबराकर रोने लगी। दादी अब क्या होगा, हम क्या करें? मैडम लियू हुईकिन गुस्से से चिल्लाई। मुझसे पूछती हो क्या करें? जब तुमने अपना फैसला लिया था तब एक बार भी नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा? इतना कहकर उन्होंने गुस्से में लियू रोयान के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। लियू रोयान अपना चेहरा पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वह टूट चुकी थी। रोते हुए बोली, दादी मुझसे गलती हो गई। क्या चेनमो सच में मुझे छोड़ देगा? नहीं, मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मेरा कोई अफेयर नहीं है। पहली बार वह बर्फ जैसी ठंडी ब्यूटी नहीं बल्कि सड़क पर छोड़े गए किसी मासूम पालतू जानवर की तरह बेबस लग रही थी। मैडम लियू हुईकिन ने दर्द और गुस्से से कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर खेल खेलना था तो कम से कम उसे छिपा कर खेलती। इतनी खुलेआम सब किया कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि तुम बाहर किसी दूसरे आदमी को पाल रही हो। अब देख लिया ना नतीजा? तुमने सिर्फ अपनी नहीं पूरे लियू फैमिली की बर्बादी लिखी। इंटरनेट पर लोगों की बातें पढ़कर मैडम लियू हुईकिन को भी अब जरा सा विश्वास नहीं रह गया था कि लियू रोयान और ये फैन का रिश्ता सिर्फ भाई बहन जैसा है। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि लियू फैमिली की 100 साल पुरानी विरासत अब बर्बादी के किनारे खड़ी है और उनके दिल में अपनी ही पोती लियू रोयान के लिए गहरी नाराजगी भर चुकी। तभी चिन हाय आगे बढ़ा और बोला, माँ अब हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए? मैडम लियू हुईकिन ने गुस्से में कहा, अब और क्या बचा है संभालने के लिए? चिन हाय कुछ पल सोचकर बोला, माँ हमें 2 कदम उठाने होंगे। पहला, इंटरनेट पर फैली पब्लिक ओपिनियन को तुरंत कंट्रोल करना होगा। हमें अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके इस खबर को दबाना होगा। दूसरा, हमें तुरंत चेन मो के पास जाना होगा और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी गलती अपने सिर लेने के लिए मनाना होगा। ये सुनकर लियू रोयान और मैडम लियू हुईकिन दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें समझ आ गया कि तरीका तो सही है, लेकिन उसे पूरा करना सबसे मुश्किल काम होगा, खासकर मुझे मनाकर सारी गलती अपने ऊपर लेने के लिए तैयार करना, जबकि इस पूरे मामले में मेरी कोई गलती थी ही नहीं। लियू रोयान खुद भी मेरी कोई गलती नहीं ढूंढ पा रही थी। चिन हाय ने अपना पूरा प्लान समझाया। लियू फैमिली की दादी और पोती दोनों हैरान रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वे हमेशा निकम्मा घर जमाई और कमजोर आदमी समझती थीं, वही ऐसा सोल्यूशन निकाल देगा। कुछ देर पहले तक मैडम लियू हुईकिन उसे डांट रही थी कि उसमें लीडरशिप नहीं है, लेकिन अब वही उनकी सोच गलत साबित कर चुका था। चिन हाय बोला,